नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का आज का जो एडिटोरियल है वो है इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र के निकट चीनियों का हस्तक्षेप। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। जो डेली करंट अफेयर्स हमारा लॉन्च, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में, जैसे मान लीजिए 4 अगस्त का करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स एक दिन का 2 पार्ट में लॉन्च होता है। एक पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस का फुल फैक्ट डिटेल्ड डिस्कशन होता है। और अगर मैं एक नॉर्मल तौर पे बोलूं, लगभग 10 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, तो एक क्वेश्चन पे कम से कम 7 से 8 फैक्ट बताए जाते हैं। यानी कि अगर मैं मान के चलूं, एक दिन में आपके 80 फैक्ट तैयार होते हैं। दूसरा, इसी के साथ आपको मिलता है एडिटोरियल। अब ये जो एडिटोरियल है ये एकदम करंट टॉपिक का होता है। जैसे ये या तो द हिंदू वगैरह से लिया जाता है, इंग्लिश में होता है लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस से लिया जाता है। ठीक है, तो इनके एडिटोरियल्स होते हैं। अब एडिटोरियल के पॉइंट सिलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि जो भी टॉपिक हम चूज करते हैं उसमें करंट अफेयर्स तो हो, साथ में उसमें भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी दी गई हो, यानी कि भूगोल भी थोड़ा बहुत पता चलता रहे वहां से। साथ के साथ यहां पे जो नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इन पर डिस्कशन ब्रीफली हो जाए। साथ के साथ अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हमारा जो पहले वीडियो था उसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, तो वहां पे फिजिक्स वगैरह भी इंक्लूड हो गई थी। तो बेसिकली ये मान के चलते हैं कि आप हिस्टोरिकल, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ के साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ आप रेडी हो एडिटोरियल के रूप में। यानी कि एडिटोरियल आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 50 से 60 फैक्ट डेली देता है। तो एक तरह से अगर मैं ऑन एवरेज मान के चलूं तो 100 से लेकर 120 फैक्ट एक दिन का करंट अफेयर्स आपको देता है हमारा। तो ये कोर्स ऐਵੇਂ हवा में नहीं बनाया गया, ये कोर्स इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप वास्तव में सीरियस हो तो इतना एक महीने में हम इतना करा देंगे। अगर मान के चलो कि एक दिन में मैं अगर 100 फैक्ट आपको दे रहा हूं तो 30 दिन यानी एक महीने में मैं आपको कम से कम 3000 फैक्ट दूंगा। और ये फैक्ट जो है वो टोटल आपका, ऐसा नहीं कि केवल करंट अफेयर्स होगा या क्वेश्चन रटवा दिया, वो फैक्ट आपका करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, साथ में ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समेटे हुए होगा। तो आज का जो पॉइंट है उसमें हम एडिटोरियल की बात कर रहे हैं, तो यह है इक्वेडोर के समुद्री क्षेत्र के निकट चीनियों का हस्तक्षेप। और देखो यहां से क्या क्या पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहली बात यह कि ये चर्चा में क्यों है ये चर्चा में, हाल में क्या डिस्कशन हुआ इसके साथ। तो भैया, इक्वेडोर ने अपने समुद्री क्षेत्र के निकट चीनियों के जो मछली पकड़ने वाले जहाज होते हैं उनकी गतिविधियों को मेजर किया, उन पर आकलन किया और देखा कि इनकी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसके लिए चीन, इक्वेडोर के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से बात भी की और उनको इस बात से आगाह कराया। बट बात वही की वही, चीनियों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि हम इस तरह की किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। हमारे जो समुद्री जहाज हैं, जो मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, वो हमारी सीमा के अंतर्गत रहते हैं, वो दूसरी सीमाओं में नहीं जाते हैं। परंतु सच्चाई क्या है, ये कई देशों ने इसकी कंप्लेन यूनाइटेड स्टेट्स को की है और सुरक्षा परिषद ने चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी की है। तो चलिए इसी बारे में सारी कुछ बात करते हैं। अब पहला पॉइंट आपका जहां पे नोट करके चलिए, इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप। सबसे पहली बात ये गैलापागोस द्वीप, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। लेकिन किस देश के अंतर्गत आता है? इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के निकट 260 मछली पकड़ने वाले जहाजों को देखे जाने के बाद इक्वाडोर द्वारा इस क्षेत्र की सतर्कता बढ़ा दी गई है। यानी सोचो, एक दो जहाज नहीं, 260 मछली पकड़ने वाले जहाज। अब भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर ज्यादा मछलियों का शिकार होगा तो परिस्थिति तंत्र में भी डिसबैलेंस होगा और ये किसी भी देश की परिस्थिति तंत्र के लिए सही नहीं है। चलिए आगे का पॉइंट अगर देखें तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरा समझिए, क्योंकि गैलापागोस द्वीप के बारे में अभी हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
प्रशांत महासागर में स्थित, मैंने बोला ना पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में द्वीप समूह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। छोटा मोटा नहीं है, 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से केवल और केवल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर है। गैलापागोस द्वीप समूह के आसपास मछलियों का व्यावसायिक जो शिकार है वो बढ़ गया है। जैसे शार्क जैसी मछलियां हैं, ये अब लुप्तप्राय हो चुकी हैं क्योंकि इनका काफी भारी मात्रा में शिकार किया जा रहा है। अब जरा देखिए, चीनी जहाजों के समूह को दोनों तरफ, यानी कि जो इक्वाडोर, मेन इक्वाडोर है वहां, और गैलापागोस द्वीप समूह वहां के आधिकारिक क्षेत्र में लगभग 200 मील दूर अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में देखा गया है। यानी ये इक्वाडोर की जल सीमा में तो ही है, साथ के साथ ये गैलापागोस द्वीप समूह की जल सीमा में भी हैं। अब इन जल सीमा में होने के कारण किन किन देशों को इफेक्ट कर सकते हैं? जहाजों के इस समूह में लाइबेरिया और पनामा के झंडे लगे हुए कुछ जहाज शामिल थे पहले तो। आगे अगर बात करें इसमें, तो इक्वाडोर के विदेश मंत्री ने चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज हर वर्ष इक्वाडोर के आधिकारिक समुद्र की सीमा के अंतर्गत आते हैं, और 2019 में इस क्षेत्र के लगभग 254 मछली पकड़ने वाले जहाजों को देखा गया इस क्षेत्र में। 2019 के अगर हम टोटल रिपोर्ट की बात करें तो एक दो जहाज नहीं, 254 बार देखा गया है। तो इस मामले में इक्वाडोर ने अपनी जो सतर्कता है, अपने नौसेना को बोलकर अपनी सतर्कता को बढ़ा दिया है अपनी सीमा में। ऐसे 2014 में भी इन्होंने किया, इक्वाडोर की समुद्री सीमा में घुस गए। तो और आगे चलिए, पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट जरा बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट करते चलिएगा। इक्वाडोर के अधिकारियों ने जब चीनी जहाजों को पकड़ा तो वन्य जीवों का वजन लगभग 300 टन बताया गया। यानी कि जो समुद्री जहाज पकड़े गए थे चीनियों के, उनमें लगभग 300 टन वन्य जीव थे। इनमें से अधिकांश क्या थे जरा समझिए, शार्क थी। और कौन सी शार्क? स्कैलोप्ड हैमर हेड शार्क। अब जरा समझो भाई साहब, ये जो शार्क है ना, ये वास्तव में चीन में बहुत लजीज भोजन के रूप में प्रचलित है, इसीलिए चीनी इसका बहुत अधिक मात्रा में शिकार करते हैं। अब यही क्यों आते हैं शिकार करने के लिए? अच्छा, शिकार करने के कारण ये जो है ना, ये IUCN की रेड लिस्ट में आ चुकी है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ चुकी हैं। अब चीनी क्यों इसी का शिकार करते हैं, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि पहली बात तो ये पौष्टिक और स्वादिष्ट बहुत होती हैं। दूसरी बात, अब होता क्या है और क्यों इस सीमा में आते हैं शिकार करने के लिए? तो चीन के जो मछुआरे हैं वो इस वर्ष इक्वाडोर के समुद्री सीमा में आते हैं क्योंकि इसी समय ठंडी पेरू धारा जो है वो कैसी है? ठंडी है। ठंडी पेरू धारा अपने साथ बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्वों को वहां पर अपवहित करती है, गिराती है। अब सोचो, इतनी ज्यादा मात्रा में अगर पोषक तत्व वहां पे मौजूद होंगे तो सीधी सी बात है चीन के लोग वहां पे इसी वजह से उपस्थित हो रहे हैं, इसी वजह से प्रेजेंट हो रहे हैं। और इनके कारण जो ये शार्क का शिकार किया जा रहा है, जिससे शार्क जो है ये विलुप्त प्राय हो चुकी हैं और IUCN की रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त श्रेणी में रखी जा चुकी हैं। चलिए आगे अगर बात करें, अब देखिए अब और देशों के साथ इनका किस तरह से तनाव बढ़ रहा है। 2016 में अर्जेंटीना में इन्होंने इस तरह का नाटक किया। तो 2016 में अर्जेंटीना के जो तटरक्षक जो थे जहाज थे, इन्होंने चीनी जहाजों का पीछा किया और उनको समुद्र में डुबो दिया। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने इस खतरे पर और किन किन देशों को चेतावनी दी है और उनसे बात करने की कही है? तो पेरू हो गए, चिली हो गए, कोलंबिया हो गए, पनामा हो गए। इन अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो देश हैं, उनके भी प्रभावित जो तट हैं उस पर भी इन मुद्दों पे बात करने के लिए इक्वाडोर के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने बात की है। अगला पॉइंट जरा नोट करिएगा। अब देखिए 2020 में, फरवरी 2020 में चीनी तटरक्षकों ने इंडोनेशिया में भी अपना अवैधानिक रूप से अपने जहाजों का आवागमन किया। तो इंडोनेशिया के नातुना सागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। फरवरी 2020 में ये कहां पर प्रवेश किए थे? इंडोनेशिया के नातुना सागर क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, नातुना सागर क्षेत्र जो है वो इंडोनेशिया का क्षेत्र है। और अप्रैल 2020 में इनको दक्षिण अफ्रीका के समुद्री सीमा में प्रवेश करने के कारण इनको जब्त कर लिया गया था। तो ये कहां कहां घूम रहे हैं सोचिए, चिली, पेरू, कोलंबिया, पनामा, और उसके बाद फिर आपके हो गए इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, उसके बाद आपका दक्षिणी अफ्रीका। तो ये सारे देशों में भी ये इस तरह से अवैध
रूप से शिकार करते चले आ रहे हैं। अब गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में कुछ बातें जरा समझते हैं। तो ये भाई सबसे पहली बात तो ये कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है और यहीं पर ये गैलापागोस आइलैंड स्थित है। और ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला? ये 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिणी अमेरिका से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो किसका हिस्सा है गैलापागोस? इक्वाडोर का हिस्सा है। इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के हिस्से को वर्ष 1935 में वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया। तो गैलापागोस एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि कब बना? 1935 में बना और 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क में इसको तब्दील कर दिया गया। यानी वन्यजीव कब बना अभयारण्य? 1935 में, और इस अभयारण्य को 1959 में नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। और जरा समझिए, 1978 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। 1978, 1935 में वन्यजीव अभयारण्य बना, 1959 में ये अभयारण्य नेशनल पार्क बन गया, और 1959 में, और 1978 में ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित कर दिया गया। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये जो द्वीप समूह है ये मांटा रे और शार्क जैसी जलीय प्रजातियों के लिए बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे शार्क और मांटा रे जैसी जो जलीय प्रजातियां वो बहुत भारी मात्रा में पाई जाती थी पहले, लेकिन अब क्या हो चुका है कि इतने शिकार हो चुके हैं वहां पे शार्कों के कि ये विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। और जरा समझिए, इन द्वीपों पर समुद्री इगुआना, फरसील, वेब्ड अल्बाट्रोस और बहुत सारी ऐसी जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन 1835 में इस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी। तो डार्विन भी इस गैलापागोस पर बहुत से अध्ययन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से गैलापागोस अब आप जब भी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। प्रशांत महासागर का पार्ट है, 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1935 में वन्यजीव अभयारण्य बना और 1959 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। 1978 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित कर दिया। और मांटा रे और शार्क जैसी जलीय प्रजातियां यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पाई जाती थी। और 1835 में चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे अपने जो विकासवाद के सिद्धांत में इसके अध्ययन पे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मेरे ख्याल से ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के एडिटोरियल हम लोग लेकर आते हैं, साथ में हम लोग एक जनरल अवेयरनेस और लेके आते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए रेडिक्स वेब एजुकेशन।